उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। उत्तराखंड के लिए आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने शीतकालीन चारधाम यात्रा की जो बात उठाई थी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उस पर मुहर लगा दी है। बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड में जल्द शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू होने जा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीटिंग में अधिकारियों को साफ आदेश दिए हैं। जल्दी ही सर्दियों वाली चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। चारधाम यात्रा को उत्तराखंड की लाइफलाइन माना जाता है, लेकिन सर्दियों में कपाट बंद होने के साथ ही पूरे यात्रा रूट पर सन्नाटा पसर जाता है। हालांकि चारों धामों के शीतकालीन प्रवास स्थलों पर सर्दियों में भी पूजा अर्चना जारी रहती है, लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में ज्यादातर लोग धामों में कपाट बंद होने के साथ ही यात्रा का समापन मान लेते हैं। न्यूज 18 ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मीटिंग बुलाकर अधिकारियों को शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यात्रा के लिए शीतकालीन प्रवास स्थलों पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश जारी किए हैं। शीतकाल के समय चूंकि एक तो मौसम भी साफ है और पहाड़ों में धूप भी रहती है, तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक लेकर के निर्देश दिए हैं कि शीतकाल का ये जो समय है ये इसका सदुपयोग किया जाए और शीतकालीन यात्रा हम लोग प्रारंभ करेंगे। चारों धामों के शीतकालीन प्रवास स्थलों पर GMVN के गेस्ट हाउस मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने इन गेस्ट हाउस में रुकने वाले श्रद्धालुओं को किराए में 10% छूट देने के भी निर्देश दिए हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम को भी उन्होंने निर्देशित किया है और जो बुकिंग उनकी सामान्य दरों पर है उसमें 10% की छूट शीतकालीन यात्रा के दौरान और शीतकाल में दी जाएगी। सर्दियों की चारधाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बेहद गंभीरता दिखाई है। जल्द ही मुख्यमंत्री यात्रा तैयारियों को लेकर एक और बड़ी मीटिंग बुलाने वाले हैं। माना जा रहा है कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में मुख्यमंत्री खुद यमुनोत्री धाम के शीतकालीन पड़ाव खरसाली में पूजा अर्चना कर शीतकालीन चारधाम यात्रा का शुभारंभ कर सकते हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। और उधम सिंह नगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पंतनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने का रास्ता साफ हो गया है। पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जिला प्रशासन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी की करीब 525 एकड़ जमीन ट्रांसफर की है। सीएम धामी के निर्देश पर एयरपोर्ट अथॉरिटी को जमीन ट्रांसफर की गई, जिसके बाद अब एयरपोर्ट का विस्तार हो सकेगा। मोदी, योगी और धामी की प्रचंड आंधी से बचना और लड़ना है तो कांग्रेस को अपना स्टैंड तय करना होगा, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। हरीश रावत के इस बयान ने कांग्रेस में हाहाकार मचा दिया है और कांग्रेस में हरीश रावत के बयान का विरोध हो रहा है। तो बीजेपी ने कहा हरीश रावत ने मोदी, योगी, धामी के आगे कांग्रेस की राष्ट्रीय हार स्वीकार कर ली है। देखिए रिपोर्ट। मोदी, योगी और धामी ताल ठोककर जिस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, उस प्रचंड आंधी से बचना आसान नहीं है। उत्तराखंड में कांग्रेस इस पर अपना स्टैंड तय नहीं कर पा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बात उत्तराखंड को लेकर कही, लेकिन ये बात कांग्रेस के लिए प्राण घातक बन गई है। हरीश रावत की इस बात से देवभूमि से लेकर दिल्ली तक भूचाल है। बीजेपी खुश है कि हरीश रावत ने मोदी, योगी, धामी की बात कहकर कांग्रेस की राष्ट्रीय हार स्वीकार कर ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद महेंद्र भट्ट के मुताबिक हरीश रावत का सार्वजनिक बयान मोदी, योगी और धामी के काम पर मोहर है कि देश से लेकर देवभूमि में इनका कोई विकल्प नहीं है। महेंद्र भट्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि हरीश रावत सिर्फ शरीर से कांग्रेस में है, दिल से बीजेपी के साथ हैं। देखिए, हरीश रावत जी एक वरिष्ठतम कांग्रेस के नेता हैं और उनको भी महसूस होने लग गया है कि मोदी जी का विकल्प देश में नहीं है, उत्तराखंड के लिए पुष्कर धामी जी का विकल्प नहीं है। और ये बात सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हुए
और मैं ये बात को कह सकता हूं कि उन्होंने राष्ट्र स्तर पर अपनी हार मान ली, कांग्रेस हार मान ली। और मैं ये भी मानता हूं कि हरीश रावत जी भले ही शरीर से कांग्रेस साथ हो, हृदय उनका भाजपा के साथ रहता है। हरीश रावत कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं और ऐसे में मोदी योगी धामी की बात करके हरीश रावत ने नई बहस खड़ी कर दी है कि क्या इनकी सोच से भिड़ने के काबिल कांग्रेस में कोई नहीं। हरीश रावत के बयान को जहां बीजेपी 100% मोदी योगी धामी की जीत बता रही है, तो वहीं यूपी से लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के सीनियर नेताओं को समझ नहीं आ रहा कि कहा क्या जाए। कांग्रेस नेताओं का साफ कहना है कि ऐसी बातें कांग्रेस के लिए घातक हैं। हरीश रावत जी का जो बयान मोदी योगी धामी नैरेटिव के बारे में आया है, वो निश्चित रूप से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने वाला है। और चुनाव में हार ही अगर नेतृत्व की सफलता और असफलता का पैमाना है, तो हरीश रावत जी खुद इतनी सारी हारों के बाद किस नैतिक आधार पर इस बात को कह रहे हैं। हिंदू मुसलमान की आप बात कर रहे हैं, तो क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी उनको देश से बाहर करने का काम कर रही है? तो इस तरीके का वो नैरेटिव बनाते हैं, लेकिन उस नैरेटिव में जो है वो आक्रामकता दिखाते हैं। और हम जब उनकी पिच पे खेलेंगे तो कहीं ना कहीं असुविधा कांग्रेस को होती है। यूपी उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक 2 साल पहले कांग्रेस नेता हरीश रावत के बयान ने तूफान खड़ा कर दिया है। कांग्रेस के सामने फिलहाल हिंदुत्व की आंधी और बयान से तूफान के बचने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा। वहीं बीजेपी को हरीश रावत के बयान में सच और जीत का वरदान दिख रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। हरीश रावत ने अपने कल के बयान पर प्रतिक्रिया भी दी है। हरीश रावत ने कहा कि हमने संविधान के सर्वधर्म समभाव को आगे बढ़ाया है। किसी को अगर उसमें मुश्किल तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण दिख रहा है तो ये अलग बात है। हमने तो संवैधानिक व्यवस्था और सनातन का तुष्टीकरण दिखाई देता है। ने तो सनातन से ये लिया, हमारे बड़ों ने लिया, देश की आज़ादी की लड़ाई में भी लिया, और हमारे संविधान ने भी वही नैरेटिव लिया, सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंबकम का। और इसीलिए हम उसी पर काम करते रहे हैं। यदि उसको किसी को तुष्टीकरण दिखाई देता है तो हमको वो पुष्टिकरण दिखाई देता है जो है सनातन का और संवैधानिक व्यवस्था का जो है। पौड़ी में कुछ दिनों पहले एक ट्रक ड्राइवर ने स्कूटी सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद आरोपी ट्रक ड्राइवर फरार हो गया था। बताया जा रहा है कि वो ड्राइवर नेपाली था और उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस यहां बनवाया था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आखिर किस आधार पर नेपाली शख्स का यहां ड्राइविंग लाइसेंस बन गया है, जबकि परिवहन विभाग ने कहा कि आधार कार्ड के आधार पर ही ड्राइविंग लाइसेंस बनाया गया है। वहीं डीएम ने अब मामले में जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। उनका कहना है कि जिस व्यक्ति का आधार कार्ड है यहाँ पे, उसका हम लाइसेंस बना देते हैं। अब विदेशी मूल से आने वाले लोगों के यहाँ आधार कार्ड कैसे बन रहे हैं ये उनको जानकारी नहीं है। ये सिस्टम का फेलियर है। इस मूल निवासी हम जो लाइसेंस बनाते हैं वो एक प्रक्रिया के तहत है। उसमें आधार कार्ड को बेस माना गया है, क्योंकि आधार लाइसेंस से लिंक भी होता है। तो आधार उसका यहीं का होने के बाद ही हम उसको लाइसेंस जारी किया जाता है। ये जो मैटर अभी आप लोग मेरे संज्ञान में ला रहे हैं कि एक ड्राइवर के द्वारा न केवल यहाँ वाहन चलाया गया और उसके द्वारा 2 बच्चों को कुचला गया या घायल किया गया, तो इस क्रम में आरटीओ और एडीएम और जॉइंट मजिस्ट्रेट की एक कमेटी हम लोग बना रहे हैं। और उस कमेटी के माध्यम से आधार कार्ड अगर इनके बने हैं या अगर उनके द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस लिए गए हैं और वो यहाँ पे वाहनों को चला रहे हैं, तो नियमानुसार जो भी आवश्यक कार्रवाई की जानी है, इसके लिए इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल की सड़कों और फुटपाथ पर फड़ यानी रेहड़ी पटरी दुकानें लगाना अब आसान नहीं होगा। इसके लिए नैनीताल प्रशासन ने सख्त अब कानून शुरू कर दिया है बनाना, और नैनीताल में लग रहे फड़ दुकानदारों को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम पालिका और प्रशासन ने दे दिया है। इसमें इन सभी दुकानदारों को अपना वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है। इसमें इनको वेंडर होने का भी प्रमाण पत्र देना होगा। साथ ही अवैध तौर पर लग रहे दुकानदारों को क्राइम रिकॉर्ड के साथ चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा और स्थानीय होने का भी प्रमाण पत्र देना होगा। इसके बाद भी अगर कोई अवैध तौर पर दुकानें लगाता मिला तो इस पर कानूनी कार्रवाई होगी।
इसमें जो लोग सत्यापन करा लेंगे उनको विधिवत लाइसेंसिंग की कार्रवाई, आई कार्ड दिए जाने की कार्रवाई और उनके लिए स्पेस जो है वो निर्धारित करने की कार्रवाई, जगह स्थान चिन्हित करने की कार्रवाई, ये सब पालिका के द्वारा करी जाएगी। जो लोग इस अवधि के दौरान सत्यापन नहीं कराएंगे उन लोगों के लिए जो है गैर सत्यापित जो लोग होंगे, बिना लाइसेंस वाले जो लोग होंगे, उनको नैनीताल नगर में फड़ संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। बाहरी लोगों द्वारा पहाड़ में खरीदी गई जमीन को लेकर सीएम धामी की सख्ती का असर देखने को मिला। कई बिल्डरों ने अब अपनी आलीशान बिल्डिंग को बेचना शुरू कर दिया है, जिसके बाद सरकार और प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। पहाड़ में बीते काफी समय से सख्त मूल निवास और भू कानून की मांग उठ रही थी। इस बीच सीएम धामी ने भी घोषणा की कि यदि पहाड़ पर किसी बाहरी ने गलत तरीके से जमीन खरीदी है तो उस जमीन को जब्त किया जाएगा। जिसके बाद से लगातार प्रशासन द्वारा पहाड़ में बाहरी लोगों द्वारा खरीदी गई जमीन की जांच चल रही है। अल्मोड़ा जिले में उद्योग, कृषि और बागवानी के नाम पर कई बाहरी लोगों ने जमीन खरीदी और उस पर आलीशान भवन, रिजॉर्ट और होटल बना लिए। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पूरे जिले में जमीन की गड़बड़ी के कुल 23 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कई मामलों के सामने आने की आशंका है। जैसा कि पहले था कि उत्तराखंड के मूल निवासियों के अतिरिक्त किसी को भी 250 मीटर तक जमीन क्रय करने की परमिशन होती है। कुछ लोगों ने क्या किया कि अलग अलग नामों से अपने परिवार में पति पत्नी ने भी खरीद लिया, जबकि उसमें विवाहित शब्द है, तो उसका उल्लंघन किया है। 7 मामले ऐसे आए हैं और पूरे जनपद में उन्होंने जांच कराई। अब तक 23 मामले जो है आ चुके हैं। कि जिन लोगों ने भी गलत तरीके से ज़मीनें कब्जाई हैं और जिन लोगों को बड़ी बड़ी ज़मीनें दी हैं, अब ये तो बहुत छोटी छोटी बातें आ रही हैं। जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े संस्थाएं हैं, जो बिल्कुल दिल्ली की सरकार के बड़े नेता हैं, उन लोगों ने जो ज़मीनें उनके पास हैं उन पर अभी कार्रवाई हुई नहीं है। सांस्कृतिक नगर अल्मोड़ा में लमगड़ा, कसार देवी, रानीखेत, चौखुटिया सल्ट समेत कई खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं, जहां बाहरी लोगों ने आकर हेराफेरी कर कई हेक्टेयर जमीन खरीद ली और दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों से बैठकर यहां अपना होटल, रिजॉर्ट का बिजनेस चला रहे हैं। इसीलिए पहाड़ में लगातार सख्त भू कानून की मांग की जा रही है। इस तरीके से हमारे लमगड़ा विकास खंड में भी कई लोगों ने बड़ी बड़ी जमीनें खरीदी और जिस मकसद के ली गई, जो समाज के हित के लिए, जो लोगों के रोजगार के लिए जमीनें ली गई, वो रोजगार उसमें उपलब्ध नहीं हो पाया और लोगों ने होटल और अपने रिजॉर्ट टाइप के बना दिए गए। सरकार जो कह रही है कि जो जमीन है उस पर कब्जा कर रहे हैं, पर जिस कार्य के लिए जिसने जमीन ली है उस पर काम करे हो, और अन्य की जो यहाँ जमीन है, जहाँ की जमीन पहाड़ की जमीन है तो बेकार हो जाएगी। जिस काम के उन्होंने ले रखी है उसमें काम करें। पहाड़ में जिन लोगों ने जमीनें खरीदी हैं उसमें बिल्डर से लेकर बड़े बिजनेसमैन भी शामिल हैं। लेकिन अब सीएम धामी की सख्ती का असर दिखने लगा है। अधिकारियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी से खरीदी गई जमीनों के मालिकों ने अपने भवनों और रिजॉर्ट को बेचना शुरू कर दिया है, ताकि कार्रवाई पहले ही बच सके। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। वहीं सरकार ने जनता से अपील की कि ऐसे लोगों से किसी भी तरह से जमीन का सौदा ना करें, ताकि भविष्य में उन्हें किसी भी तरह का कोई वित्तीय नुकसान ना हो। सचिव राजस्व चंद्रेश कुमार का कहना है कि जमीन बेचने के बावजूद भी ऐसे लोग कार्रवाई से बच नहीं सकते। उन्होंने कहा, ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं कि लोगों ने एग्रीकल्चर या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस से जमीनें खरीदी, लेकिन वहाँ न एग्रीकल्चर का काम हो रहा है, ना ही उद्योग ही लगे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। या एलाइड सर्विसेज में उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। दूसरे कुछ लोगों ने इंडस्ट्रियल पर्पस से, कमर्शियल पर्पस से भूमि की खरीद की है, लेकिन उन्होंने विद इन टाइम फ्रेम जो कि 2 साल 3 साल का समय दिया गया था, उस समय सीमा के भीतर वो उस इंडस्ट्री पे काम नहीं कर पाए और वो जमीन खाली पड़ी है। तो सरकार का मानना ये है कि इसका जमीन का उपयोग होना चाहिए था और जिसके थ्रू राज्य में इन्वेस्टमेंट आता, लोगों को रोजगार मिलता, तो वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। उन पर कार्रवाई की जा रही है और उनसे पूछा जा रहा है कि आपने इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं की है तो क्यों नहीं इस भूमि को राज्य सरकार में निहित कर दिया जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को रुड़की पहुंचे, जहां वो पूर्व विधायक चंद्रशेखर के निधन के बाद उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि देते नजर आए। सीएम धामी ने कहा कि पूर्व विधायक चंद्रशेखर से मेरे व्यक्तिगत संबंध रहे हैं और हमारे लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने राजनीति और सामाजिक जीवन में जो काम किए हैं वो हमेशा याद रखे जाएंगे, उनके तरफ से कहा गया है। देखिए, चंद्रशेखर भट्टेवाला
उनका एक बहुत बड़ा दीर्घकालिक राजनीतिक जीवन रहा है। राजनीतिक और सामाजिक जीवन हमेशा अपनी सरलता के नाते, सहजता के नाते और हर किसी के दिल में उनकी बड़ी अमिट छाप है और मेरा भी उनसे बहुत व्यक्तिगत संबंध रहा है। हरिद्वार स्थित उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित हुआ है। इसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह भी पहुंचे। दीक्षांत समारोह में कुल 3047 छात्र छात्राओं को डिग्री और 21 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि दी गई। वहीं 30 छात्र छात्राओं को राज्यपाल ने गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। गवर्नर ने कहा, संस्कृति हमारी धरोहर है और सभ्यता का खजाना है। आज दुनिया को संस्कृति की जरूरत है। बहुत अच्छा लगा कि संस्कृत के विकास के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृत हमारी धरोहर, हमारी जड़ों, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का सबसे बड़ा खजाना है। आज पूरी दुनिया को संस्कृत की जरूरत है। रुद्रप्रयाग के देवल गांव में गुलदार का आतंक बना हुआ है और शाम होते गुलदार बस्तियों में दिखने लग गए हैं। गुरुवार रात भी अंधेरा होते गुलदार गांव में पहुंचा। इसका वीडियो आया सामने। वहां पर गांव में गुलदार दिखने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि शिकायत करने के बाद भी वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। रामनगर में ढिकोली स्थित एक रिजॉर्ट में किंग कोबरा निकल आया है। किंग कोबरा को देखकर यहां पर्यटकों की सांसें अटक गई, जिस पर सर्प विशेषज्ञ चंद्रसेन कश्यप को इसे पकड़ने के लिए बुलाया गया। उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद किंग कोबरा को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। किंग कोबरा करीब 15 फीट लंबा था। इसके बाद पर्यटकों ने राहत की सांस ली। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक बार फिर से वॉच टावर पर्यटकों के लिए खोले जाएंगे। ये वॉच टावर लंबे वक्त से पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए थे। अब पर्यटक इन वॉच टावर से फिर से वन्य जीवों के दीदार कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए कॉर्बेट प्रशासन एक गाइडलाइन बनाने जा रहा है। वॉच टावर्स हैं, उनका उपयोग इस तरह से किया जाए कि वो सुरक्षित रहें। उसमें गाइडलाइंस बनाई जाए ताकि नेचर गाइड वहां पर बैठ के उनकी देखरेख में जो पर्यटक हैं वो वन्य जीवों का दीदार कर सकें। तो उसके लिए एक गाइडलाइन बनाने पर, उसको खोलने पर सहमति बताई गई। अल्मोड़ा की कोसी और देहरादून की रिस्पना समेत प्रदेश के 350 से ज्यादा गाढ़ गधेरों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। नदियों का वाटर डिस्चार्ज धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिससे भविष्य में इनके पूरी तरह समाप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। ये है देहरादून की रिस्पना नदी, जो एक तरह से सूख चुकी है। मरणासन हालत में पहुंच चुकी देहरादून की रिस्पना और अल्मोड़ा की कोसी नदी के पुनर्जीवन के लिए 2018 में अभियान चलाया गया, लेकिन 1-1.5 साल के बाद ही अभियान ने दम तोड़ दिया। कुमाऊं यूनिवर्सिटी में भूगोल विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जीएस रावत का कहना है कि रिस्पना और कोसी की तरह प्रदेश के 353 नॉन ग्लेशियर ओरिजिन वाली नदियों पर संकट मंडरा रहा है। 1992 से कोसी नदी पर रिसर्च कर रहे प्रोफेसर जीएस रावत का कहना है कि 1992 से कोसी नदी का बेस फ्लो 792 लीटर प्रति सेकंड था, जो 2022 तक आते आते घटकर मात्र 48 लीटर प्रति सेकंड रह गया है। प्रोफेसर रावत का कहना है कि कोसी की 21 सहायक नदियां सूख चुकी हैं, लिहाजा प्रदेश भर में नॉन ग्लेशियर ओरिजिन वाली नदियों को बचाने के लिए समय रहते कदम उठाने होंगे। अब 21वीं सदी में नौले धारे क्या तो नदियां ही सूखने लग गई हैं। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति आने वाली है। अगर हमने ये कुछ नहीं किया तो अगले 15 साल और 2 दशाब्दी के बाद ये जो गैर हिमानी नदियां ये पूरी सूख जाएंगी। इसलिए हमें अब सोना नहीं है, हमें काम करना है। हमें इसके लिए एकजुट होकर एक एक गधेरे को लेकर, एक एक नदी को लेकर हमें समन्वित रूप से कोसी की तरह काम करना होगा और उसके लिए हमें मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा। सारे गांव वालों को, ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करना होगा। अब इस बयान के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने कोसी, रिस्पना, बिंदाल को लेकर झूठा प्रचार किया। इनके पुनर्जीवन के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन हालात नहीं सुधरे। कांग्रेस का कहना है कि ये पैसा कहां गया, इसकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी का कहना है कि नदियों के पुनर्जीवन का काम अभी रुका नहीं है।
सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कोसी नदी, रिस्पना और बिंदाल में करोड़ों रुपया खर्च किया। आज 8 साल हो गए हैं, 8 बूंद पानी भी रिस्पना नदी में नहीं गिर रहा है। अगर आज जांच की जाए तो अच्छे अच्छे लोग उसके जांच के घेरे में आएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मुझे याद है जब हरीश रावत जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो वो नदी नाले बहुत घूमे थे और मैंने एक बयान दिया था उस समय जब मैं मेयर था, नदी नालों में उछलकूद करने के बजाय इसके लिए कोई ठोस नीति बनाओ और इस पर काम करो, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे, मैंने अपेक्षा की थी मेयर होने के नाते, लेकिन उन्होंने कोई काम इस पर नहीं किया। हमने कम से कम इसकी कोई कार्य योजना बनाई, उस पर हम आगे बढ़े और आज भी वो हमारे एजेंडे का हिस्सा है, हम उस पर काम कर रहे हैं। वैज्ञानिक तो ये तक कहते हैं कि सिर्फ गाड़ गदेरों पर ही संकट नहीं मंडरा रहा है। उत्तराखंड में 5000 से ज्यादा जल स्रोत भी खतरे की जद में है। हालांकि इस नए खतरे को लेकर राज्य सरकार भी अलर्ट मोड पर है। राज्य में स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण यानी सारा का गठन कर इस दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। रुड़की पुलिस ने वांछित चल रहे एक आरोपी को अरेस्ट किया, जिसने एक घर पर फायरिंग की थी और एक व्यक्ति घायल हो गया था। उत्तरकाशी की पुरोला पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2 किलो से ज्यादा की चरस बरामद की गई। ऋषिकेश में सड़क हादसों को रोकने के लिए आरटीओ ने विशेष अभियान चलाया और जांच के दौरान 15 स्कूली वाहनों के चालान काटे गए। बागेश्वर में एक 8 महीने की गर्भवती महिला की मौत से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तरकाशी पहुंची पीडब्ल्यूडी के सचिव पंकज पांडे ने गंगोत्री एनएच के नेताला बाईपास का निरीक्षण किया। बाईपास का जल्द चौड़ीकरण किया जाना है। केरला के वन एवं पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता में वहां के वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्यों ने कॉर्बेट का भ्रमण किया और यहां की इको टूरिज्म के बारे में जानकारी ली। उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल पार्क में बीते दिनों हिम तेंदुए की संख्या बढ़ी। इस पर भारतीय वन्यजीव संस्थान ने एक रिपोर्ट तैयार की है। देहरादून के डीएम सवेन बंसल ने कालसी ब्लॉक में जन सुनवाई की। इसमें अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। कोटद्वार के एक निजी स्कूल में बच्चों के बीच बॉलीवुड एक्टर और डांसर राघव जुयाल पहुंचे और गढ़वाल की संस्कृति और लोक पर्व को बचाने की मुहिम का स्वागत किया। हरिद्वार की उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर संत मुखर हैं। संतों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर पीएम और गृह मंत्री से जांच की मांग की। पिथौरागढ़ की ऋषिता रावत ने उत्तराखंड का नाम रोशन किया। ऋषिता ने मुंबई में हुए नेशनल साइंस सेमिनार में दूसरा स्थान हासिल किया। 9th की स्टूडेंट ऋषिता ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपने विचार रखते हुए इसके फायदे और नुकसान पर बेहतरीन तरीके से अपनी बात रखी। इस सेमिनार में देश के विभिन्न राज्यों की 34 प्रतिभागियों ने हिस्सेदारी की थी। मुंबई में नेहरू साइंस सेंटर में आयोजित किए गए नेशनल साइंस सेमिनार में प्रतिभाग किया था। उत्तराखंड को मैंने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया था और वहाँ का टॉपिक था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पोटेंशियल्स एंड कंसर्न्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संभाव्यता व सरोकार। खबरें जा रही हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।